नमस्कार साथियों, जो सहारा की तरफ से लगातार रिप्रेजेंटेटिव का काम करते आए हैं, आज उनके सुर बदले बदले से हैं। बात करेंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने के अंदर सहारा से जुड़े कई केस के बारे में। 7 अक्टूबर को मैंने आपको सूचना दी थी कि एक केस सुना जाना है सहारा और इनकम टैक्स विभाग के बीच में। उसकी सुनवाई उस दिन नहीं हो पाई। अब उसकी सुनवाई 13/10/2025 को टेंटेटिव लिस्टिंग की गई है, तो हो सकती है कि उस दिन सुनवाई हो। वहीं पिनाक पानी मोहंती केस में, जिसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को टेंटेटिव लिस्टिंग थी, उस केस की लिस्टिंग फिर बढ़ा दी गई है। 14 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई का डेट रखा गया है। और जैसा आप जानते हैं कि सेबी सहारा का केस उस दिन सुना जाना है और बहुत बड़ी जो सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में डील होने जा रही है, उस पर उस दिन कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो क्या दोनों केस एक साथ सुने जाएंगे? ऐसा संभव हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी संभावनाओं से इनकार अब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के कहे गए अनुसार भी चीजें होती हुई अब नहीं दिखती हैं, तो कुछ भी संभव है। तो ये 2 केस का अपडेट था जो कि नए डेट पर टेंटेटिव लिस्टिंग कर दी गई है। बाकी 14 अक्टूबर सेबी सहारा केस, 15 अक्टूबर सहारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस, और फिर 17 अक्टूबर सुब्रत राय सहारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये प्रमुख केस हैं जो कि अक्टूबर माह में सुना जाना है। और इसके ऊपर जो जजमेंट आएगा, प्रमुख रूप से सेबी सहारा केस, पिनाक पानी मोहंती केस, इससे करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों का हित जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद तो है, भले डेट पर डेट बढ़ती जाए, फिर भी उम्मीद तो कोर्ट से ही है। तो देखें आगे सुनवाई होती है तो क्या निकल कर के सामने आता है। सहारा सिटी जैसा मामला आप देख रहे हैं इस समय की नगर निगम वहाँ पहुँचता है और वो सीज कर चुका है, अपने कब्जे में ले चुका है सहारा शहर को, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पर पहुँच चुका है सहारा प्रबंधन तंत्र। कल कुछ सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी हुआ नहीं है। 30 अक्टूबर का अगली सुनवाई का डेट कल की सुनवाई के बाद निर्धारित किया गया है। आज और 2 आईए लगे हैं, इसकी सुनवाई का अगला डेट 13 अक्टूबर रखा गया है, यानी कि 3 आईए पर सुनवाई हुई है। नेक्स्ट डेट उसका आ गया है, लेकिन क्या जजमेंट है ये स्पष्ट अभी हुआ नहीं है। सहारा के लोग जो लगातार हम लोग कहते आ रहे थे प्रतिबंध नहीं था भुगतान पर, कोई एम्बार्गो चल अचल संपत्ति पर नहीं था, उसको वो नकारते आ रहे थे, लेकिन अब स्वीकार करने लगे हैं कि भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं था। ब्रांच खोलने पर भी कोई रोक न था न है। झारखंड पिछले कुछ महीनों की बातों को छोड़ दिया जाए तो ब्रांच बंद करने की कोई बात कभी नहीं हुई, और वहाँ भी एक CID के जांच और 400 करोड़ के भुगतान को लेकर के मामला फंसा है। वहाँ की एजेंसी CID जांच कर रही है, इस वजह से कुछ महीनों से वहाँ ये मामला सामने आया है। नहीं तो ब्रांच खोल करके भुगतान करने के लिए कहीं रोक नहीं था, नहीं है। और बहुत सारे जगह से ये ऑफिस खोल करके निवेशकों से पैसा इन्वेस्ट करा जरूर रहे हैं। और जब पुराने मेच्योर हो चुके बांड को लेकर के कोई वहाँ जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं है कि भुगतान पुराने बांड का किया जाए। तो ये है सच्चाई। भुगतान पर प्रतिबंध को लेकर के, चल अचल संपत्तियों के प्रतिबंध को लेकर के, और कार्यालय खोल करके भुगतान को लेकर के, जिस पर कि गलत तथ्य रख करके सहारा के रिप्रेजेंटेटिव सोशल मीडिया पर महीनों से कहते आ रहे हैं, अब स्वीकारने लगे हैं कि ऐसा कुछ था नहीं। जबकि पहले के कई वीडियो में हम जिक्र किए हैं कि सहारा पर प्रतिबंध 5 जून 2014 को हटा लिया गया था। और ऐसा नहीं है कि बहुत वर्षों पहले से इनके ऊपर लगातार प्रतिबंध चला रहा था। नवंबर 2013 में सेबी के कहने के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी और इन पर प्रतिबंध लगा था नवंबर 2013 में, जिसमें इनके बैंक खाते लेन देन पर रोक थी और चल अचल संपत्तियों की बिक्री पर रोक थी। इनको उस समय 10,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा अकाउंट में जमा करना था। ये लगातार कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते आए कि हमारा बैंक का लेन देन बंद है, चल अचल संपत्तियों की बिक्री पर रोक है, तो मैं निवेशकों का भुगतान कैसे करूं और 10,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा खाते में जमा कैसे करूं। तो इस पर सुनवाई होती है। 5 जून 2014 को सभी प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं ताकि निवेशकों का ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान हो सके और 10,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा खाते में जमा भी कराया जा सके। आप जानते हैं कि 2008 से OFCD सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बाद
सहारा रियल इस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, ये 2 कंपनियां। फिर उसके बाद शुरू हुआ कन्वर्जन, क्यूसॉप, सोसाइटीज कंपनियां, ये सब आए। असल खेल साथियों शुरू हुआ 2014 से ही। उसके पहले तो चीजें स्पष्ट थी, लेकिन 2014 के बाद सहारा मैनेजमेंट टीम अपने गलतियों से सबक लेकर के सुधरने की बजाय और निवेशकों को हाई रिटर्न का वादा दे करके नई पॉलिसी ला करके पैसों को भुगतान करने की बजाय मैच्योर हो चुके खातों का री इन्वेस्ट करवाते चले गए। ऐसा प्रमाण कई है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा आप हमारे। तो 2016 में जिनका मैच्योर हो चुका था खाता, उनका मैच्योरिटी का अमाउंट पूरा मिलना चाहिए ब्याज सहित, लेकिन फिर नए प्लान में री इन्वेस्ट करवा दिया गया जिनका मैच्योरिटी अब 2026 में होगा। जो 88+ प्रॉपर्टियां इस समय टर्म शीट के मुताबिक कोर्ट के पास दे दी गई हैं, इसमें से कुछ प्रॉपर्टियां आज से ठीक 11 साल पहले से बिक्री की जाती और ये चीजें सुधार ली जाती, बजाय निवेशकों के री इन्वेस्ट और सैलरी 3-3, 4-4 महीने के रोके जाने के तौर तरीके से जो सहारा आगे बढ़ रही थी, इन चीज़ों को रोका जाता और भुगतान किया जाता, पारदर्शी तरीके से सहारा को लेकर के आगे बढ़ा जाता। इतना गर्त में सहारा इस समय शायद नहीं जाती। और आज भी ईमानदारी इस टर्म शीट को देख करके नहीं लग रहा है कि सहारा अपने निवेशकों और अपने कर्मचारियों के साथ करने जा रही है। इसमें ये तो दिख रहा है कि सेल और ट्रांसफर 2 शब्द का जिक्र है, यानी सहारा के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी जाएगी। उस पर लोन है तो सेल करके जो लोन होगी, जो देनदारी होगी, वो बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचेगा, पूरे पेपर के साथ पहुँचेगा और उसको कोर्ट या कोई भी ऐसी कमेटी रोकेगी भी नहीं, क्योंकि वो आम निवेशक तो है नहीं, तो बैंक का कर्मचारी होगा, तो वो बेधड़क पहुँचेगा, पैसा अपना बैंक ले लेगी। लेकिन निवेशकों का पैसा 100 में 98 लोगों की जो डेफिशिएंसी है सोसाइटीज के CRCS पोर्टल पर, उनका पैसा जो आज दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को डेथ क्लेम करके मैच्योरिटी का पैसा उनको कैसे मिलेगा, मल्टीपल मेंबरशिप का हल कैसे होगा, सहारा की अन्य कंपनियां MIS जिसमें कि वर्षों से लोगों को रिटर्न नहीं मिले, मूलधन भी उनका जमा है, उनका हिसाब कैसे होगा, अन्य राज्यों में कुछ अलग अलग प्लान चले हैं, उनका पैसा कैसे दिया जाएगा। तो सीधा सा बात है कि बैंक का कर्मचारी पैसा तो लेने के लिए पूरे पेपर सहित पहुंच जाएगा, लेकिन करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारी, एजेंट, प्रमोटर, सीनियर प्रमोटर, अलग अलग पदों पर बैठे सहारा के लोग अपना पैसा कैसे लेंगे। इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कमेटी बनेगी तो इसी तरह कार्य करेगी जैसे CRCS पोर्टल के कमेटी के 2 सदस्य हैं, सीनियर कर रहे हैं। समस्या बहुत है, कभी हल किया नहीं गया CRCS पोर्टल का, तो वही समस्या तो उस समय भी रहेगी। बैंक के पास प्रूफ होगा, कोई बड़ा लोन सहारा को दिया है तो उसका तो सारा एविडेंस लेकर के जाएगा, वो पैसा उसका बन जाएगा सेल के बाद। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए निवेशकों के बीच में जो काम किया है, यानी सबसे बड़ा काम करने वाले एजेंट हैं। तो जैसा मैंने पिछले 2 वीडियो में जिक्र किया था कि जो लोग वहां पर रिट पिटीशन लगाने में, IA लगाने में कामयाब हुए हैं, वो उस कमेटी के साथ करोड़ों निवेशकों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करें, उनको उसमें रखा जाए। पूरे सहारा के लेबर यूनियन की तरफ से कुछ लोग उस कमेटी के साथ हों और उनको भी नियम के तहत जोड़ा जाए, ताकि कर्मचारियों के साथ भी न्याय हो सके, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी के साथ हो। पहले वीडियो में हमने मांग की थी कि प्रत्येक स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो बड़े एजेंट हैं उनको उस कमेटी में रखा जाए। जरूरत पड़ने पर किसी भी ऑफिस को खोल लें, किसी भी बड़े ऑफिस को खोलना हो, कमान कार्यालय में कुछ देख रेख करना हो, तो उनको इतना पावर दिया जाए कि वो लीगल टीम के देख रेख में सारे कार्यालय खोल करके डाटा इकट्ठा कर लें, ताकि सबका भुगतान हो और सबकी सैलरी भी दी जा सके। ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और इसमें जितने भी फ्रेंचाइजी मैनेजर रहे हैं उनका भी पैसा काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जब तक इनके तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में नहीं पहुंचेगा, तब तक न्याय सभी को नहीं मिल पाएगा। सिद्धार्थनगर में केस जब चल रहा था, तो जब ये लोग वहां हाजिर नहीं हुए, तो सहारा प्रबंधन के कुछ लोगों के नाम से कोर्ट के आदेश हुए थे उनकी संपत्तियों के, और जांच में पाया गया कि उनके नाम से कोई संपत्ति है ही नहीं। तो क्या ऐसा लगता है कि जो हजारों करोड़ की संपत्तियां, सैकड़ों करोड़ों में और सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां
कुछ करोड़ रुपए में बिक्री की गई सहारा की। सहारा प्रबंधन तंत्र क्या कुछ ऐसे अपने विश्वसनीय कर्मचारियों के नाम से जमीन को खरीदा करता था? अब इसमें सच्चाई मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, इसमें एक क्वेश्चन मार्क के जरिए मैं आपसे बात करूंगा। सिर्फ एक चर्चा के तौर पर मैं आपके सामने ये रख रहा हूं। तो क्या क्रमशः ये प्रॉपर्टियां हजारों हजार करोड़ की इतने कम दाम पर जो सेल होती जा रही थी, तो क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो सहारा प्रबंधन के साथ विश्वासघात करने लगे थे और केस ईडी की तरफ से फाइल किया गया? इन सब के बीच में प्रबंधन तंत्र चारों तरफ से बेबस हो गया कि जो प्रॉपर्टियां कर्मचारियों के नाम से बनाई गई थी वो स्वतः बिक्री करने लगे, और इधर से केस भी प्रबंधन तंत्र के ऊपर, विशेष करके स्वप्ना राय, सुशांतो, सीमांतो, जेबी राय, इन लोगों पर दर बदर केस बढ़ते गए। तो अब कोई बीच का रास्ता इनका बचा नहीं। अपने लोगों की तरफ से कहीं धोखा तो नहीं मिलता गया। अब आखिर में ये प्रॉपर्टियां बिक्री अगर हुई तो नियम के मुताबिक ये पैसा सेबी सहारा के अकाउंट में जाना चाहिए। नियम जो कोर्ट ने बनाया था 90% के नीचे सर्किट रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी का मूल्य नीचे नहीं जाना चाहिए। तो क्या कुछ ये अंदर ऐसा चल रहा था जिसके वजह से कि सारी प्रॉपर्टियां भी हाथ से निकलती जा रही हैं, केस लदते जा रहे हैं, चीजें अब अनकंट्रोल होती जा रही हैं, इसलिए हार मान करके ये अडानी ग्रुप के साथ डील हो रही है। केस सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में ले ले, सभी केस को रोक लगाते हुए एक रजिस्ट्रार अथॉरिटीज, एक बड़ा अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए, वो सारे केस को देखे, इनको बरी कर दिया जाए। सारी प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप को जा रही है जिसको सरकार बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करती भी है। अब ऐसा मत समझिएगा कि बीजेपी है तो अडानी को बिल्कुल सपोर्ट करती है। अडानी को कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भी बढ़िया सपोर्ट दिया है, बिजनेस करने के लिए जमीनें लीज पर दी हैं। तो इस तरह का यहाँ आप बात न सोचिएगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट सहारा की बात पर हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अडानी को सपोर्ट सरकार से है तो वो इन चीजों को सुलझा लेंगे, इसलिए सहारा का डील अडानी ग्रुप के साथ शायद किया जा रहा है। लेकिन जो लीज पर जमीनें सहारा ने ली है उसका ट्रांसफर ये अडानी ग्रुप को करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कैसे होगा? अब आप बात समझिए यहाँ कि राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है और वो सहारा को लीज पर मिली, वहाँ पर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जो ग्रीन प्रोजेक्ट थे इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ 1 साल से भी पहले। जो लीज पर इनको मिला है, प्रोजेक्ट लिया है इन्होंने 90 के दशक में, इस पर विधिवत वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है पहले ही, और मैंने उस समय उस वीडियो में भी कहा था कि आने वाले समय में ये मामला उठेगा और सहारा के हाथ से ये भी जा सकता है। आज वो स्थिति बन गई है और वो ट्रांसफर अडानी ग्रुप को करने की फिराक में है। क्या यूपी गवर्नमेंट इन तथ्यों को समझ चुकी थी, इसलिए उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया बिना राज्य सरकार से, नगर निगम से समझे, किसी थर्ड पार्टी को जिनके ये मालिक हैं ही नहीं, मालिक राज्य सरकार है, उनको बिना अवगत कराए ये अडानी ग्रुप को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो लीगल लीज एग्रीमेंट सहारा के साथ हुआ था उसका फायदा कोई थर्ड पार्टी बिना राज्य सरकार के जानकारी के कैसे कर सकता है? समय काफी नजदीक आ गया है, केस के डेट में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। अगर सारे कागजात सही नहीं होंगे तो 14 अक्टूबर के सेबी सहारा केस को भी टाला जा सकता है। अभी तक बेंच का गठन हुआ नहीं है, क्योंकि जब उसमें एक रिटायरमेंट ले चुकी जज का नाम है तो अभी बेंच का गठन तो नहीं हो पाया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। चाहेंगे तो जैसे पिनाकपानी मोहंती केस में अचानक से सुनवाई 2 बार हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद तो यही है कि सुनवाई हो और निवेशकों का, कर्मचारियों का, सबका भविष्य संवर जाए। हो सके तो सबकी देनदारी पूरी करने के बाद सहारा अगर रीलॉन्च हो सके तो ये भी अच्छी बात है। चलिए, ये सब भविष्य के गर्त में है, जैसा भी होता रहेगा वैसा हम लोग रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। अक्टूबर माह बहुत ही महत्वपूर्ण है सहारा के संबंध में। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।